नो सर। वर्ब पैटर्न पंक्चुएशन कहाँ पे है? यहाँ पे ये बुक सेकेंड में पार्ट 2, बुक सेकेंड पार्ट 2 करेक्ट यूजेस ऑफ इंग्लिश, चैप्टर नंबर 26, चैप्टर नंबर 26। ठीक है, अब देखिए पहले तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो ये पहले हम एक लिस्ट बना लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ठीक है, वो है कॉमा। कॉमा की स्पेलिंग COM में है कि डबल M में होगा? डबल एम। डबल एम। ठीक है, कॉमा है। उसके बाद है आपका कॉलन। ठीक है, फिर है डैश। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि हमारे लिए देखिए एक कॉम्पिटिटर के लिए वो चीज इंपॉर्टेंट होती है जहां पे वो गलत कर सकता है, आते हुए भी गलत कर सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऐसे वो हैं पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, जहां पे हम पढ़ने के बावजूद भी क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा कि हम गलती कर सकते हैं, गलती करने की हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। ऑलराइट, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने आप लोगों ने बुक खोल रखा अपने पास पंक्चुएशन मार्क्स का? यस सर। यस। ओके, ठीक है। तो जैसे पॉइंट नंबर 209 है पंक्चुएशन डिराइव फ्रॉम द लैटिन पंक्टम अ पॉइंट। पंक्टम का मतलब होता है एक पॉइंट, पॉइंट यानी एक बिंदी। ठीक है, मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। पंक्चुएशन का डेफिनेशन क्या है? बोले सही तरीका स्टॉप्स को लगाने का, यानी रुकने वाले जो शब्द होते हैं, रुकने वाले जो मार्क होते हैं, शब्द नहीं, रुकने वाले जो चिन्ह होते हैं, उसको सही ढंग से सही जगह पे कहाँ लगाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल स्टॉप्स। ठीक है, ये प्रमुख स्टॉप्स है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके और भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये मुख्य है। फुल स्टॉप और पीरियड, इंपॉर्टेंट चीज एक मिल गया। नंबर 1 शुरू करता हूं। ठीक है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का दूसरा नाम क्या है? पीरियड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड मिला। ठीक है, इसको कहां लगाते हैं? तो इसके बारे में बहुत थ्योरी बात करें। जहां पे सेंटेंस हमारा खत्म होगा वहां लगाते हैं, राइट। और कहां लगाते हैं? जब हम कोई एब्रिविएशंस लिखते हैं वहां लगाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये हर किसी को पता है, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अब मैं पढ़ दे रहा हूं पूरा। ये फुल स्टॉप है, कॉमा, सेमी कॉलन, कॉलन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, अदर मार्क्स इन कॉमन यूज आर डैश, पैरेंथेसिस, इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क्स। ठीक है, 210 नंबर पॉइंट। द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। इट इज यूज्ड टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और एन इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव में भी यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव नहीं असर्टिव बोल रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस
और इंपरेटिव सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस के अंत में लगता है, इवन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में भी लगता है। ठीक है, ये आप लोगों ने उसमें पढ़ा था जब हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा था। ठीक है, ओके। उसके बाद 211 पॉइंट, The full stop can be used in abbreviations, but they are often omitted in modern style. Abbreviations में यूज होता है, लेकिन मॉडर्न स्टाइल में इसको जो है ओमिट कर दिया गया है। 212 नंबर, द कॉमा, ये इंपॉर्टेंट है। द कॉमा, number 1 point, to separate a series of words in the same construction, एक ही जैसा कंस्ट्रक्शन है, यानी कोरिलेटेड चीजें, कोरिलेटेड बातें कही गई हैं, जैसे नाउन आ गया, एडवर्ब आ गया, या आपका एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, और एक से ज्यादा आपने यूज किया है, सॉरी 2 से ज्यादा यूज किया है, तो हम कॉमा का यूज करते हैं, लेकिन लास्ट में एंड लगाएंगे। जैसे इंग्लैंड, फ्रांस एंड इटली, अगर यहाँ सिर्फ 2 ही होता तो बीच में कॉमा नहीं आता, सीधे कहते हैं इंग्लैंड एंड फ्रांस, राइट? कोई दिक्कत? ठीक है, नोट पे दिया है, अ कॉमा इज जनरली नॉट प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड प्रीसीडेड बाय एंड। प्रायः, ध्यान से समझिएगा, निशा है यहाँ, देखिए ध्यान से। यस सर। प्रायः एंड के पहले, हमेशा नहीं, प्रायः एंड के पहले कॉमा का यूज जनरली हम नहीं करते, लेकिन आगे देखेंगे कई बार होता भी। ठीक है, ओके। नंबर 2 पॉइंट, टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। अगर मतलब कहीं पे एक फ्रेज आया, फ्रेज के बीच में एंड है, यानी कि पेयर, वर्ड्स का पेयर है एंड से जुड़ा हुआ, और उस तरह के एक से अधिक पेयर आ गए तो कॉमा से सेपरेट करेंगे। जैसे वी शुड बी डिवोट एंड हम्बल, डिवोट एंड हम्बल, चीयरफुल एंड सेरिंग। तो देखिए, एंड ने डिवोट एंड हम्बल को जोड़ा है, एक फ्रेज के फॉर्म में आ गया, फिर चीयरफुल एंड सेरिन है, ये भी फ्रेज के फॉर्म में आ गया। तो एंड से अगर 2 वर्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है, पेयर के फॉर्म में चल रहे हैं, तो उन दोनों या 2 से अधिक के लिए भी हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हाई एंड लो एक साथ आ गया, कॉमा, रिच एंड पुअर एक साथ आ गया, कॉमा, वाइज एंड फूल, कॉमा, मस्ट ऑल डाई। ठीक है, आफ्टर अ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, यानी एब्सोल्यूट फ्रेज जो होता है, ठीक है, उसके बाद लगता है, ये नोट कर लीजिए। Number 1, comma is used after a nominative absolute। ठीक है, इसी को कहते हैं एब्सोल्यूट फ्रेज, एब्सोल्यूट फ्रेज। ओके, फोर्थ, टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कोई 2 नाउन आ गए हैं, ये जिसमें कि एक नाउन हो या नाउन फ्रेज हो या दोनों ही नाउन हो, ठीक है, तो एक दूसरे के लिए एपोजिशन, कि दोनों का मीनिंग सेम होगा, दोनों एक दूसरे को रेफर करेंगे, तो वहां पे कॉमा का यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 2, अ कॉमा इज यूज्ड टू मार्क ऑफ, उन्होंने लिखा, हम सेपरेट लिखते रहे। ठीक है, सेपरेट अ नाउन, नाउन के अलावा इन्होंने और क्या लिखा है, और फ्रेज। ठीक है, और फ्रेज इन एपोजिशन। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें, एक एग्जांपल ले लें, जगदीश आवर टीचर, ठीक है, इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल, इज वेरी इररिस्पॉन्सिबल।
ठीक है, तो यहाँ फ्रेज नहीं आया है, दोनों ही मतलब नाउन वर्ड ही आ गया, पर एक दूसरे के अपोजिशन में। अपोजिशन में मतलब ये किसको रेफर करे, इसी को। हु इज वेरी इरेगुलर, आवर टीचर। तो टीचर तो नाउन है, लेकिन रेफर किसको कर रहा है, जगदीश को। तो जगदीश और टीचर अलग अलग है कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही। ठीक है, ठीक है। तो जब अगल बगल दो नाउन या एक नाउन और एक फ्रेज या एक क्लॉज इसको रेफर करेगा, तो इसको कहेंगे कि दिस नाउन या दिस फ्रेज या दिस क्लॉज इज इन अपोजिशन टू दिस नाउन। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ भी कॉमा लगेगा। हाँ, जो अपोजिशन में रहेगा उसके लिए भी कॉमा लगेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लिख रहा हूं। ठीक है, नंबर 5th, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग। एड्रेसिंग यानी संबोधन के लिए। तो संबोधन के लिए जो वर्ड का यूज हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। बोलो भाई। यस सर। A comma is used after a noun in vocative case। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, used for addressing, addressing and संबोधन। ठीक है, ओके। कौन सा पॉइंट था इनके अकॉर्डिंग, 5th था ना? ठीक है, यस सर। तो जैसे उन्होंने लिखा हाउ आर यू कॉमा मोहन। ठीक है, ये ऐसे भी लिखते मोहन हाउ आर यू, मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, मोहन हाउ आर यू। ठीक है, नेक्स्ट इज टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन हो गया। 6, टू मार्क ऑफ 2 और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस। बस वही चीज है, सीक्वेंस में अगर कोई चीज चल रही है, एक से अधिक फ्रेज आ गया, एक से अधिक क्लॉज आ गया, एक से अधिक वर्ड आ गया, ठीक है, और सेम सीक्वेंस में चल रहा है, तो वहां पे कॉमा लगाएंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है। 7th नंबर, बिफोर एंड आफ्टर a participial phrase provided the phrase might be expanded into a sentence and is not used in a merely qualifying sense। ठीक है, ओके। जिसको आप लोग पढ़े होंगे उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपियल फ्रेज। ठीक है, ओके। यस सर। A comma is used before and after, before and after a participial phrase ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो पार्टिसिपल फ्रेज होगा उसका सेंस इस तरह का होना चाहिए कि अगर हम चाहें तो उसको क्लॉज में कन्वर्ट कर सकें। अगर कोई पार्टिसिपल फ्रेज है और क्लॉज में कन्वर्टेबल नहीं है, ठीक है, कि मतलब उसको हम क्लॉज नहीं बना सकते, तब वहां पे हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। प्रोवाइडेड that the phrase might be expanded into a sentence। Sentence, अच्छा, sentence and not used in a merely qualifying sense, and not used merely in a
qualifying sense. Okay, जैसे Caesar having conquered his enemies returned to Rome. ठीक है, तो Caesar having conquered, ध्यान से देखिए, Caesar के बाद कॉमा है, having conquered his enemies, कॉमा है, returned to Rome. ठीक है, अब ये जो फ्रेज है हैविंग कंकर्ड हिज एनिमीज, इसको आप सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लॉज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? यस सर। ठीक है, ओके, पर यहीं पे अगर होता आई मेट अ टायर्ड मैन ऑन द स्ट्रीट, ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत की बात होती। हालांकि इन्होंने एक्सप्लेन किया इस तरह से, बाकी और जगहों पे और राइटर ने इसको ऐसे लिखा नहीं। खैर, 4 नंबर, 5 नंबर पे आते हैं। बिफोर, ये वाला इंपॉर्टेंट था जो हमने 5 से, इसके अकॉर्डिंग 7 नंबर। बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस लेट इनटू द बॉडी ऑफ अ सेंटेंस, कोई मतलब नहीं, भाव पे चलेगा, छोड़ दी। टू 9 नंबर, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट, 9 नंबर। इनका 9 नंबर जो है हमारे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 5th। To indicate omission, a comma is used to indicate omission of a word especially a verb. वर्ब, जैसे कई बार हमको वर्ब को रिपीट ना करना पड़े, ठीक है, तो वहां कॉमा लगा देते हैं। जैसे राम रिसीव्ड अ पार्कर पेन, हरी अ वॉच, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ही वाज अ ब्राह्मण, ही वाज अ ब्राह्मण, ब्राह्मण, शी अ राजपूत, यहाँ पे सेमीकोलन लगा है, ठीक है, शी कॉमा अ राजपूत। तो ये लिखना चाहिए था उनको शी इज अ राजपूत, ठीक है, तो ये जो वर्ब है उसको ओमिट कर दिए हैं, उसके बदले क्या लगा दिए? कॉमा। ओके, ठीक है। 6 पॉइंट, 10th नंबर है बुक के अकॉर्डिंग, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जब कंपाउंड सेंटेंस है तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 क्लॉज होगा ही होगा, और दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे, ठीक है, और दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे तो वहां पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होगा। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगने के बावजूद भी हम कॉमा का यूज कर सकते हैं, हमेशा करेंगे जरूरी नहीं है, हम कर सकते हैं यदि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो बहुत बड़ा नहीं, छोटा है, ठीक है, इसलिए इन्होंने साफ साफ लिखा है टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है। अ कॉमा is used to separate short coordinate clauses of a compound sentence. ठीक है, अब जैसे इन्हीं का मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, द रेन डिसेंडेड, द फ्लड्स केम, ठीक है, द रेन descended,
descended and the floods came। ठीक है, अब देखिए दोनों ही शॉर्ट क्लॉज है। द रेन डिसेंडेड 2 वर्ड का है, एंड द फ्लड केम। तो यहाँ पे एंड तो लगा ही दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, 2 कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, लेकिन चूंकि शॉर्ट अगर है दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज, तो हम यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं। इसी बात को इन्होंने पॉइंट नंबर फर्स्ट के बॉक्स में दिया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट के बॉक्स में नोट में दिया है, अ कॉमा इज जनरली, हमेशा नहीं करें जनरली, अ कॉमा इज जनरली नॉट प्लेस्ड बिफोर द वर्ड प्रीसीडेड बाय एंड। एंड के पहले प्रायः हम किसी कॉमा का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कर सकते हैं तब जब एंड के पहले जो क्लॉज आए वो अपने आप में शॉर्ट क्लॉज है, और शॉर्ट क्लॉज है तो हमेशा कॉमा का यूज करेंगे ऐसा जरूरी भी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है निशा, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है सर, 7 नंबर ये आपका कौन सा हो जाएगा? 10। अच्छा ये आगे इन्होंने दिया है, when there is a conjunction the comma is sometimes omitted। ठीक है, हाँ दे दिया साहब सबको, तो कंजंक्शन तो है ही, क्या दिक्कत है? अब देखिए वही चीज उन्होंने कहा, टू सेपरेट 10th नंबर पॉइंट, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस होंगे कंपाउंड सेंटेंस का, तो कॉमा का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वही नीचे नोट में दे दिया है, व्हेन देयर इज अ कंजंक्शन द कॉमा इज समटाइम्स ओमिटेड। लेकिन अगर कंजंक्शन है तो कंजंक्शन तो सब में इन्होंने यूज किया है, लेकिन कॉमा को कंजंक्शन है तो यहाँ कॉमा यूज नहीं हुआ है। देख रहे हैं? क्लियर है? तो ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे देखिए, आई केम, आई सॉ, आई कंकर्ड, ये जो एग्जांपल लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोई कंजंक्शन उन्होंने यूज नहीं किया है। ठीक है, ओके। कॉमा का एक और खास बात सुनिए ध्यान से, अगर कहीं किसी सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा करके आप कॉमा लगा सकते हैं, सेमी कॉलन लगा सकते हैं, या कॉलन लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। 11 नंबर पॉइंट, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लिखने की जरूरत नहीं है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखते हैं तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको सेपरेट करने के लिए उसके पहले एक कॉमा लगाते हैं। कोई दिक्कत? ये सबको पता है? बोलिए। यस सर। 7 नंबर, जो मेरा 7 होगा, यहाँ पे एक 12th नंबर पॉइंट है बुक में, बिफोर सर्टेन कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस के पहले, तो ऐसा जरूरी नहीं, इस पॉइंट को हटाइए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि अगर कहीं पे आप एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है, और वो सेंटेंस आपका जो है कंपाउंड सेंटेंस है, तो कंपाउंड सेंटेंस में तो वहां पे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा ही, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसके पहले जो है एक आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होगा। तो अगर इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को आप स्पेसिफिकली स्ट्रेस करना चाहते हैं, तब इस कोऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा लगाएंगे, ताकि सुनने वाले को इत्मीनान से वो सुन पाए, समझ पाए। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। ओके। 13, to separate from the verb a long subject opening a sentence। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब का अगर कोई सब्जेक्ट है और बहुत लंबा सेंटेंस है, तो उसको अलग करने के लिए वर्ब के पहले, सब्जेक्ट के अंत में, वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के अंत में हम कॉमा लगाते हैं। टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग। लॉन्ग सब्जेक्ट, लंबा सेंटेंस, लंबा सब्जेक्ट अगर शुरुआत हो रहा है, ठीक है, या सेंटेंस की शुरुआत लंबे सब्जेक्ट से हो रही है, तो फाइनाइट वर्ब या उसके वर्ब के पहले हम कॉमा लगाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन इसको भी हम अपनी कॉपी में नहीं, मतलब नहीं नोट करेंगे, इसलिए नहीं नोट करेंगे कि हमेशा होता नहीं, प्रैक्टिकली हमेशा होता नहीं है। ठीक है। 40 नंबर पॉइंट, टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज whether subject or object preceding the verb।
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज, किसी नाउन क्लॉज को अलग करने के लिए, यदि वो वर्ब के पहले है, वर्ब को प्रीसीड कर रहे हैं, वर्ब के पहले, जैसे वॉट एवर इज राइट, जो भी है सही है, तो इज राइट, इज का सब्जेक्ट कौन बना, वॉट एवर इज, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन, तो इज का क्या बना, ये सब्जेक्ट बना, ठीक है। दैट ही वुड सक्सीड इन हिज अंडरटेकिंग, नो वन एवर डाउटेड, किसी को कभी शक ही नहीं हुआ किस बात में, कि वो ओवरटेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए बात वो नहीं है, बात कुछ और है। जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। ये तो ठीक है, असर्टिव सेंटेंस है। ये दूसरा वाला कैसा सेंटेंस है, नहीं इज द क्वेश्चन हाउ वी आर। देखिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि नहीं, पहला दूसरा तीसरा तीनों, कोई बोलेगा, है सर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है, जनरली होता है कि जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए तो मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले है तो वहां कॉमा लगाते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज में तो कंजंक्शन लगा होगा, अगर इसी को हम बाद में करते तो हमें को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर लिख सकते थे इसको ऐसा तो। जैसे लास्ट वाला सेंटेंस को देखिए, लास्ट वाला सेंटेंस को देखिए, नो वन एवर डाउटेड, डाउटेड ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या डाउट, कुछ तो क्या होगा, तो नो वन एवर डाउटेड दैट ही वुड सक्सीड इन हिज अंडरटेकिंग, कोई दिक्कत, तब ये कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ता किससे, दैट से, ठीक है। ओके, तो ये नेसेसरी पॉइंट है जो मुझे समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर 12, 13, 14, ये अननेसेसरी पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोग इतना पढ़े तो कुछ चीज प्रैक्टिकली भी तो हमें आती है ना। टू सेपरेट द क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, बहुत बढ़िया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ कॉमा is used to separate a non-restrictive या non-identifying clause, ना, a non-restrictive या non-identifying clause, ठीक है, बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं लिखने की, बस इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वो नॉन है कि नॉट है, नहीं, नॉट रिस्ट्रिक्टिव कहा है, उसी को हमने नॉन रिस्ट्रिक्टिव कर दिया, कि जो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है उसी को नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहा जाता है ना। किसने पूछा था ये, नेहा, ठीक है। नेहा, आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, यस सर, प्रैक्टिस बैच में भी पढ़ा है, यस सर, तो उसमें पढ़ा होगा जो रिलेटिव क्लॉज होते हैं दो तरह के होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव, यस सर, तो ये वही नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। ओके, इन्होंने क्लॉज बनाने के चक्कर में उसको इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव कर दिया, तो अगर ऐसे पढ़ो, टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, ये अपने आप में क्लॉज है कि नहीं, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, इसको फ्रेज में हम चेंज करें तो कह सकते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ठीक है। ओके, तो इसका एग्जांपल हम नहीं दे रहे, पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नोट रीडिंग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। Such a non-restrictive
such a non-restrictive relative clause is always लिख रहा हूं, ठीक है, always a coordinate clause। इसी को रेन मार्टिन ने प्रिंसिपल क्लॉज कहा है या मेन क्लॉज कहा है। कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। हाँ, 15 नंबर था when the adjective clause is restricted in meaning the comma should not be applied। ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव के पहले होता है तो रिस्ट्रिक्टिव पहले नहीं होगा। ठीक। 60 नंबर टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज। अब ये पता नहीं कैसे दे देते हैं, बड़ा उटपटांग। अब क्या कहें, टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब इन्होंने इस सेंटेंस को ऐसा लिख दिया है कि एडवर्बियल क्लॉज जो है वो पहले आ गया है, मेन क्लॉज बाद में आ गया है। ठीक है, लेकिन क्या एडवर्बियल क्लॉज अगर बाद में आता तो भी हम कॉमा लगाते हैं? नो सर, नो सर। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, एडवर्बियल क्लॉज ना, अगर मैं कहूं इफ वी वर्क हार्ड वी शैल सक्सीड। वी शैल सक्सीड, ये तो मेन क्लॉज है ही। अगर हम आपसे पूछें कि इफ वी वर्क हार्ड, ये कैसा क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में एडवर्ब क्लॉज हो सकता है, या एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, या नाउन क्लॉज हो सकता है ना। ये कैसा क्लॉज है? एडजेक्टिव एडवर्ब है या नाउन है? एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? तो एडवर्ब क्लॉज है कि नहीं? एडवर्ब क्लॉज, और उनके अनुसार हमने यहाँ कॉमा लगा भी दिया है। तो यहाँ कॉमा क्यों लगा है? ये जो कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 16 को देखिए, टू सेपरेट एन एडवर्बियल क्लॉज फ्रॉम प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज से एडवर्बियल क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं, लेकिन वो तब लगाते हैं ना जब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज पहले आए, है कि नहीं? यस सर। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें, वी शैल सक्सीड इफ वी वर्क हार्ड, तो इफ तो खुद ही कंजंक्शन है ना, यहां तो हमें कॉमा की जरूरत ही नहीं है। हेलो, तो यहाँ भी तो ये एडवर्बियल क्लॉज है, क्यों भाई? यस सर, यस सर। तो ये एडवर्बियल क्लॉज इनको साफ साफ लिखना चाहिए ना कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज वो एडवर्बियल क्लॉज पे नहीं अप्लाई होता है। इस कोई भी क्लॉज अगर हम पहले लिखेंगे, कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर पहले आएगा, ठीक है, तो मेन क्लॉज से सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते ही करते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक है, जैसे
जैसे कैसे कैसे बोले आपको, where I find bliss, I stay. सेंटेंस है ये बिल्कुल। बोलिए। आप लोग जवाब भी नहीं देते हैं। यस सर, यस सर। एक चीज तो इनिशियली आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर किसी सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, या दोनों ही कोऑर्डिनेट क्लॉज हैं, तो क्लॉज कहीं पे भी आगे पीछे रह सकता है। ये सर नॉट, इतना आप लोगों ने पढ़ा, एक्सरसाइजेस किया है। हाँ, अब बीच बीच में बताते भी गए हैं। ये सेपरेट क्लॉज है, ये पहले आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज बाद में, तो सेपरेट। पर इसी को अगर हम मेन क्लॉज को पहले लिखें, आई स्टे where I find bliss, क्या यहाँ कॉमा लगाएंगे हम? नो सर। तो ये बात समझ में आ गई। तो देखिए, वही हमने कहा, मोटा मोटी कुछ चीजों को दिमाग में रखिए, प्रैक्टिकली इतना हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना? ओके, कि अगर दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज में चाहे दोनों ही कोऑर्डिनेट हो, या दोनों मेन क्लॉज हो, या एक सबऑर्डिनेट एक मेन क्लॉज हो, ठीक है, तो किसी भी क्लॉज को हम पहले लगा सकते हैं। पर अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को आप पहले लगाते हैं, ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंत में कॉमा लगाएंगे, या सेमी कॉलन लगाएंगे, या कॉलन भी लगा सकते हैं, उसके बाद आप जो है मेन क्लॉज लिखेंगे। लेकिन अगर पहले ही आपने मेन क्लॉज लिख दिया और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिख रहा है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को इंट्रोड्यूस कौन करता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जब कंजंक्शन वहां ऑलरेडी लग ही गया, तो कंजंक्शन ही तो जोड़ देगा दोनों क्लॉज को, फिर यहाँ कॉमा की क्या जरूरत है? या तो जोड़ लो या तो तोड़ ही लो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कॉमा लगाए तोड़ने के लिए और कंजंक्शन लगाए जोड़ने के लिए, तो जोड़ ही पाए तोड़ ही पाए, ठीक है। और प्रैक्टिकली आप लोग ऐसे सेंटेंस देखे भी नहीं होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर। ठीक सर, ये वही बात नीचे बोले हैं क्या? क्या? When the adverbial clause follows the principal clause, the comma is frequently omitted. हाँ, ठीक है, नीचे बोले, लेकिन कई जगह इस तरह की बात कर दी है ना, है कि नहीं? ठीक है। यस तो सर। देखिए, इन्होंने, देखिए, हम जो हमें लगा कि आप लोगों के लेवल पे कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ से हटाने लायक हैं, तो मैं बता दूं। पॉइंट नंबर 12, 13, 14, 16, 12, 14, 12, 13, 14 और 16, 1, 2, 3, 4 पॉइंट ये। और जो लोगों ने प्रैक्टिस बैच में पढ़ा है, डिटेल में ग्रामर पढ़ा है, वो रिस्ट्रिक्टिव नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को जान ही रहे हैं, तो फिर उनके लिए 15 का भी कोई मतलब नहीं है। तो 12, 13, 14, 15, 16 ये किसी यूज का नहीं है। रही बात 11 की, तो 11 में तो आप लोग कक्षा 6-7 से पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद जो है आपका डायरेक्ट स्पीच आएगा। कुल मिला के जो डायरेक्ट स्पीच है उसके पहले कॉमा लगाते हैं, तो वो भी आपकी यूज का नहीं है। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो आपके काम का उस वाले पेज पे कोई नहीं है, 11 से लेकर 16 तक कोई काम का नहीं है। अब इसमें नंबर 1 आप लोगों को पता ही है, ठीक है, नंबर 2 भी पता ही है आप लोगों को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नंबर 3 था, नंबर 4 था, ठीक है, नंबर 5 भी आप लोग प्रैक्टिकली यूज करते हैं, बाकी उसमें भी कोई काम का चीज है नहीं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो आपके काम का चीज था कॉमा में, उतना हमने कर दिया, हमारे जो टोटल पॉइंट्स बने हैं 7 बने हैं, ठीक है, और ये आप लोगों ने शायद नोट भी किया होगा। ओके, ठीक है, यस सर। ओके सर। तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा है? सेमी कॉलन। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, हाँ, चूंकि हमको यहीं से पढ़ाना है, तो आज पढ़ लिए, कल बाकी अब क्लास में ऑफ करूंगा, बाकी क्लास जो है मैं कल बताऊंगा, ठीक है।
कहाँ 14 से लेकर के 21 तक, ठीक है। और बहुत इजी है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, उसमें एक होता है पैरेंथेसिस 220 नंबर, कायदे से पढ़ लीजिएगा। और एक है इसमें कॉलन, कॉलन और हाइफन नहीं दिया है क्या, हाइफन नहीं, वो डैश, कॉलन और डैश, ये कायदे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके, दो तीन ही इसमें इम्पोर्टेंट है। कैपिटल लेटर्स आप लोगों को पता ही। हाँ, एक चीज याद आ गई, सुनिए, कल शाम की क्लास नहीं हो पाएगी, इसलिए कि हमें मिसेस को, डॉक्टर को दिखाना है। जिन डॉक्टर को दिखाना है वो बैठते ही है शाम को 5 से 8 का टाइमिंग है उनका, ठीक है। ओके, तो अगर हमारा नंबर 5 बजे भी लगता है तो भी हम क्लास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम शहर जाएंगे, वहां से हमको आना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल बी लॉट टायर्ड अगर मैं 8 बजे भी आता हूँ तो, ठीक है। ओके ओके सर। Yes. ठीक है, थैंक यू। बाकी आप